हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड के बारे में, ग्लोब, अक्षांतर एंड देशांतर। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हमारे जो सौर मंडल है उसमें कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से ग्रह हैं दूसरे, और जो हमारे उपग्रह हैं वो कौन से हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि ग्लोब, और जो आपने ग्लोब देखा होगा अपनी क्लासेस में, उस पे जो लाइंस होती हैं उनका क्या मतलब है, ग्लोब क्या होता है, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में एक सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब देखिए, ऐसा ग्लोब आपने अपनी लैब में, अपनी स्कूल में या अपने घर पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई दिखती है। अब देखिए, जैसे ये आप इसको पूरा सर्कल ही देखेंगे तो ये इधर से और इधर से थोड़ी दबी हुई है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है इसका, और ये बीच से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो मतलब ये पूरी तरह गोलाकार नहीं है। ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। अब आपने देखा होगा कि ग्लोब बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के, साइज के आते हैं। किसी को हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, किसी को नहीं ले जा सकते। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पिन लगी है और यहाँ पे एक पिन लगी है, और ये अपनी ही जो अपना एक्स है, यानी जो इसका एक्सिस है, उस पे ये घूमता रहता है। तो जैसे पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से ये भी घूमता रहता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब देखिए, ग्लोब का हम यूज करते हैं की पृथ्वी कैसी है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे भी जो द्वीप हैं, महाद्वीप हैं जो है, उन सबको इस पे अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। अब देखिए, जैसा कि इतनी सारी बातें आप समझ चुके हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, पूरी पृथ्वी को एक इतने छोटे से रूप में दिखा पाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे अगर किसी स्थान की स्थिति को बताना, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम कैसे बताते हैं? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं या रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अब देखिए, जो ग्लोब का एक्सिस है ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है। ये जो पृथ्वी अभी अपने एक्स पे या अपने एक्सिस पे झुकी हुई है थोड़ी सी, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसी को अक्ष बोलते हैं, कि जो एक सुई होती है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में, उसी को अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, ये इस सुई की बात हो रही है। ये जो सुई है, ये जो इसके बीचों बीच से इधर से लेके इधर तक जा रही है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अब ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये अपने एक्सिस पे थोड़ा झुका हुआ है, ये टेढ़ा लगा हुआ है। तो इसको अपने एक्सिस पे हम घुमा सकते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है। तो यहाँ तक कि आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए, जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने एक्स पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, पृथ्वी ऐसे तो किसी स्टैंड पे तो टिकी हुई नहीं है, वो तो बस अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। ये चीज समझाने के लिए है कि पृथ्वी किस तरीके से अपनी जो घूर्णन गति है वो करती है। ठीक है। अब अब और ये जो एक रेखा की बात की जा रही है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है ये एक। ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत कहा जाता है। अब देखिए, एक दूसरी काल्पनिक रेखा की, जैसे एक तो यहाँ काल्पनिक रेखा की बात हुई कि उसके चारों ओर ये घूमती है, लेकिन अब एक दूसरी और काल्पनिक रेखा होती है जो जो हमारा पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में बोलते हैं, जिसको विषुवत या फिर इंग्लिश में उसको इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है।
अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्दर्न हाफ, एंड जो दक्षिण वाला आधा भाग है उसको साउथर्न हाफ बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त या इक्वेटर पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इक्वेटर है या जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, यह एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब देखिए इस विषुवत वृत्त के साथ साथ अब ये अगर दो बराबर भागों में बांट देती है तो इसी के साथ मतलब इसी को हम बेसलाइन मानते हुए जो भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी स्थान का पता लगाते हैं वो इसी को संदर्भ बिंदु या मेन पॉइंट मान के हम पता लगाते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि विषुवत वृत्त इक्वेटर से लेके जो ध्रुव हैं वहां तक के जो जितने भी सभी समानांतर वर्त हैं उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इनको किस में मानते हैं हम, अंश में या फिर डिग्री में मापते हैं। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। देखिए मैं दोबारा से थोड़ा क्लियर करता हूँ कि विषुवत वृत्त जो है जो बीचों बीच से एक मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रही है ये वाली, तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये नॉर्दर्न हाफ या उत्तरी उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हाफ हो गया। तो यहाँ से जो जितनी भी ये रेखाएं जा रही हैं ऊपर की ओर नीचे की ओर इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। और इनको मापते कैसे हैं, अंश में या डिग्री में मापते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब ये जो विषुवत वृत्त है ये अगर पृथ्वी को बराबर भागों में बांटेगी तो देखो ये बीचों बीच होगी, तो बीचों बीच होगी तो इसका जो हम मान मानते हैं, जो इसकी वैल्यू मानते हैं उसको जीरो मानते हैं। क्योंकि अगर ये जीरो होगी तभी तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी कोई वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे, और वैसे ही हम नीचे की साइड बढ़ेंगे तो कोई वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। अगर इसका हम कुछ मान लें तो फिर ये फिर से मतलब जो मेन पॉइंट या फिर जो संदर्भ बिंदु है वो नहीं बन पाएगा। तो इसको क्या हम मानते हैं, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो शून्य अंश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ दूरों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी टेक्निकल बात बताने की कोशिश कर रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ दूरों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अब ये जो दूरी है ये यहाँ से लेके विषुवत वृत्त से लेके और ये ध्रुव तक और यहाँ से लेके नीचे दक्षिण ध्रुव तक ये जो दूरी है ये जो पूरा बनता है इसका 1/4 है। समझ पा रहे हैं आप कि ये जो दूरी होती है एक साइड की, ये जो पृथ्वी का पूरा जो डायमीटर है उसका 1/4 है। अब इसको हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मापते कहते हैं कैसे हैं, इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता था, 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो समझ गए होंगे कि आप ये जो पूरा का पूरा होगा वो 360 होगा। अब इसका एक पार्ट ले लिया तो वो 90 डिग्री का हो गया। तो मतलब इस जो 90 डिग्री अंश है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए जो उत्तर में होंगी या जो नॉर्थ साइड में होंगी उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाएगा, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। आप जो ऊपर डायग्राम है उसको देख के समझ सकते हैं कि जो उत्तर की साइड स्थित होंगी या नॉर्थ की साइड जो स्थित होंगी उनको नॉर्थर्न बोला जाएगा, और जो दक्षिण की तरफ होंगी उनको दक्षिणी या फिर साउदर्न बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं और ये साउदर्न लैटिट्यूड्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे 90 डिग्री द लिखा होता है या फिर 90 डिग्री ऊ लिखा होता है, पे लिखा होता है, ओ सॉरी वो तो उसमें आ जाता है दूसरे में, लेकिन यहाँ पे ऊ और द देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो
प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजांटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, यानी 20 डिग्री पर स्थित है। ये दोनों जगह, अब देखिए महाराष्ट्र हमारे इंडिया में है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है। तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का बेलो होरिजांटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो बताया गया कि चंद्रपुर विषुवत जो इक्वेटर के 20 डिग्री उत्तर में, 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटल विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्थित है तो एक के ऊपर ही स्थित, लेकिन वो उत्तरी में स्थित है, वो नॉर्दर्न में स्थित है और वो साउदर्न में स्थित है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब चित्र 2.2 से स्पष्ट, जैसे जैसे हम इस ऊर्ध्वाधर से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है कि अब ये जो विषुवत है इसे दूर दूर जाते जाएंगे तो इसका आकार घटता जाएगा अक्षांशों का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, पैरेलल लैटिट्यूड्स। ठीक है, विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा, ये सारी की सारी अब यहाँ आगे बताई गई हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्या है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत के 66 डिग्री 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वर्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वर्त। अब ये आपने देखा दक्षिणी ध्रुव वर्त ये 66.5 डिग्री पे और दक्षिणी ध्रुव वर्त में ये क्या 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ठीक है, ये विषुवत बीच का हो गया और ये उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ समझाई गई हैं कि ये 4 तो होती ही होती हैं, विषुवत होता है, उत्तर ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव होता है और इनके अलावा भी 4 और महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुववर्त, विषुवत रेखा की 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववर्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हो गई और ये आर्कटिक सर्कल हो गया और ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया नीचे वाला। मतलब ये अंटार्कटिक, ये आर्कटिक, ये कैप्रिकॉर्न और ये कैंसर लाइन। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें होने के बाद में अब देखिए ये हमारी जो पृथ्वी है उसके जो ताप कटिबंध है, मतलब जहाँ पे हीट जोन्स हैं जो हमारी पृथ्वी के, वो किस तरीके से हैं, कहाँ पे कितनी धूप पड़ती है, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। तो अब देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब पूरी साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होता है कि जो सूरज है वो साल में एक बार ऐसा टाइम आता है कि वो दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो मतलब अगर ठीक ऊपर होगा तो हमारी शैडो नहीं बनेगी, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब देखिए सूरज एकदम सर के ऊपर होगा तो जो उसकी किरणें हैं वो भी डायरेक्ट पृथ्वी पे डायरेक्ट आएंगी, तो अगर वो डायरेक्ट आएंगे तो उसकी वजह से हीट बढ़ेगी। तो जिस भी एरिया में ऐसा होता है वहां उष्णकटिबंध होता है, उसको उष्णकटिबंध बोलते हैं, टॉरॉइड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कर्क रेखा जो टॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बाद कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आता कि जहाँ पे सूर्य सर के ऊपर हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसी एरिया में उष्णकटिबंध या टॉरॉइड जोन होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुववर्त
तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे आया और यहाँ पे आया तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे उष्ण कटिबंध होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ सूरज चमकेगा तो यहाँ सीधी लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे तो उष्ण कटिबंध होगा। लेकिन अब इसके बाद में कभी भी ये सर पे नहीं आ सकता सूरज, या तो इधर चला जाता है या फिर आगे की साइड चला जाता है। तो क्या होता है कि ये जो एरिया है ये शीतोष्ण होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर मीडियम रहता है, ना तो ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। अब आगे आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं हम, वहां पे सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं। तो अब डायरेक्ट ना पहुंच पाने की वजह से होता क्या है कि तिरछी किरणें पड़ेंगी तो उनकी हीट भी कम होगी और उनको पहुंचने में टाइम भी लगेगा, तो वो अपनी हीट खो देती हैं किरणें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक है वहां पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा बर्फ वहीं पे है पृथ्वी पे। तो वहां पे कौन सा एरिया पाया जाएगा, वहां शीत शीत कटिबंध होगा या टेम्परेट जोन होगा, ठीक है। ओ सॉरी, फ्रिज जोन होगा, ये टेम्परेट जोन है। थोड़ा इंग्लिश का आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स, ऊपर हमने पढ़ा अक्षांश, वो क्या थे, लैटिट्यूड्स, देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। अब देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमने अकेला अक्षांश बता दिया, लैटिट्यूड बता दिया तो हमें वो जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उसके लिए कुछ और जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें एक और क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब ये देखिए ऐसे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, अब ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन देखिए ये दोनों अलग अलग महासागर में, मतलब एक जगह तो नहीं है ये। तो अब इस चीज को कैसे समझाया जाए, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत और पड़ेगी, देशांतर की और जरूरत पड़ेगी। देशांतर का अगर मैं बेसिक सा आपको पॉइंट बताऊं तो देखिए ग्लोब पे जो आड़ी लाइंस होती हैं वो तो अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और जो खड़ी लाइंस होती हैं वो देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। अब उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब इस चीज को थोड़ा मैं क्लियर करता हूं कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली, देखिए ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, अब इनको जोड़ने वाली जो ये लाइंस हैं इनकी दूरी कितनी है। तो हमें दूरी का तो नहीं पता लगाना, लेकिन अगर हमें किसी स्थान का पता लगाना है तो ये लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन संदर्भ रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, देशांतरीय यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए देशांतरीय यामोत्तर आप समझ गए, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब तथा इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और इनको मापा किसमें जाता है, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। देशांतर के अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त है, ये देखिए ये पूरे वर्त नहीं है, ये मिलते नहीं है, ये अर्धवर्त है, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे बिल्कुल चपटे से हैं, मतलब दो के बीच की दूरी कम है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे बीच में आते हैं तो ये दूरी बढ़ती जाती है। तो यही समझाने की कोशिश की गई है कि इनकी दूरी ध्रुवों पे घटती जाती है और बीच में इनकी दूरी अधिक होती है। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, यह ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर सब मिल जाते हैं, जहां सभी देशांतरीय यामात्रा आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी अ, देशांतरीय यामात्रा की लंबाई समान होती है। अक्षांश समांतर रेखाएं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो थे उनसे, ये मतलब उनसे अलग होते हैं कि देशांतरीय यामात्रा की लंबाई समान होती है, इनकी अलग नहीं होती। अब जैसे आपने वो देखा कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी जो साइज है वो छोटी बड़ी होती जाती है, क्योंकि विषुवत पे वो लंबे होते हैं, फिर ध्रुव की तरफ जाते जाते छोटे 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 होते जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ये होंगे देशांतरी या यामोत्तर होंगे, मेरिडियंस होंगी, ये सारी की सारी इक्वल होंगी लेंथ में, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। अब देखिए, अगर सारे के सारे मतलब लेंथ में समान है, तो अब इनको किसी भी चीज का पता लगाने के लिए या फिर इनको बेस पॉइंट मानने के लिए कैसे काम में लिया जाए, तो क्या किया कि ग्रीनिच एक शहर है, तो वहां पे ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, तो उसको क्या माना कि इससे पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू की जाए, और जो ग्रीनिश से जो जाती है रेखा, या जो ये देशांतरी या यामोत्तर जाता है, मेरिडियन जाता है, इसको प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन बोल दिया गया, और इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे आपने वहां इक्वेटर का मान 0 देखा था, यहाँ इसका प्राइम मेरिडियन का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये बात कि 180 डिग्री पूर्व में चलेंगे, 180 डिग्री पश्चिम में चलेंगे, दोनों मिलेंगे 360 हो जाएगा, तो इसकी गणना करते हैं। प्रमुख यामुत्र तथा 180 डिग्री यामुत्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। अब देखिए, यहां से हम चले, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ये प्रमुख यामुत्र हो गई, ये वाली, ये ठीक है। अब इसके 180 डिग्री इधर से चलेंगे, हम ऐसे घूम के पूरे ऐसे पीछे से आएंगे, तो ये क्या है, ये मतलब पृथ्वी को पूरे दो समान भागों में, पूरब और पश्चिम दोनों में विभाजित कर देती है। ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं या देशांतरी अंतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, तो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो जितनी भी हैं, ये क्या है, ये इनके मान है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये तो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, ये तो लेटिट्यूड्स हैं, मतलब ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली, ये जो जा रही हैं, और ये जो पैरेलल हैं या जो खड़ी हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये यहाँ से घूम के और यहाँ तक आती हैं, तो ये 180 डिग्री कंप्लीट कर लेती है ऐसे। इतना तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। तो 180 डिग्री मैथ कंप्लीट हो गई, तो इधर 180 डिग्री आगे बची, तो यही तो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि ये मिलके पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती है। ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो, तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अभी उस बिंदु को देखें जाए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब देखिए, दो मान आ गए हमारे पास, तो हम जैसे आसाम में धुबरी, ये एक जगह का नाम दिया गया, तो हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे देखेंगे कि क्या बताया गया, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए, उत्तरी तो ये हो गया, ये इक्वेटर जा रही है, ये प्राइम मेरिडियन है, तो इसके यहाँ चलेंगे हम, तो कितना दिया गया है, 26 डिग्री। तो देखिए, 26 डिग्री कुछ लगभग यहाँ इस लाइन में मिलेगा हमें, और 90 डिग्री पूर्व, तो 90 डिग्री अगर पूर्व में हमें जाना होगा, तो 26 डिग्री ये सॉरी, ये 20 डिग्री का है, तो लगभग 26 डिग्री हमें इस लाइन में यहाँ मिलेगा, और हमें जाना कहाँ है, 90 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री, ये 80 लगभग यहाँ पे, ये। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आसाम कहाँ स्थित है ग्लोब पे, और मतलब पृथ्वी पे या ग्लोब पे मान लीजिए, तो क्या इस प्रकार से हम जगहों का पता लगाते हैं। अब उस बिंदु को देखें जाए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे, और इधर से आप एक 90 डिग्री की वो लाइन लेके आएंगे, तो वो जो पॉइंट पे काटेंगे ना, वही धुबरी का पॉइंट होगा। ठीक है। इसको समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को अक्षरों से व्यक्त कीजिए। ये देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वर्त खींचिए। इन छोटे वर्तों को बस नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की बातें हो रही हैं कि हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा एक डायग्राम दिया गया है, आप या तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उससे पता लगा लीजिएगा कि यहाँ अलग अलग जगहों का और अलग अलग जो पैलेसेस हैं उनका सारा का सारा दिया गया है मान, कि हम ये कौन कौन सी जगह पे स्थित हैं, कैसे इनका पता लगाएंगे। ठीक है। तो
मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं। बाकी ये क्या है, ये टाइम जोन्स दिए गए हैं, विश्व के समय क्षेत्र, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा टाइम कितना आगे चल रहा है, कौन सा कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है उससे ही तो हम डिसाइड करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, आपको भी पता है। तो स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में टाइम का पता लगाना था तो उसके लिए क्या सोचा गया कि सूर्योदय और मतलब सनसेट एंड सनराइज डेली होता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में भी सेम तरीके से ही होता होगा। तो अगर अब पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से होता है तो क्यों ना इसी को मतलब टाइम को समझने के लिए मेन पॉइंट मान लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जा सकता है। तो देखिए हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे वो छाया को देख के मतलब लगभग टाइम बता देते थे कि इतने बज गए होंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती है। क्योंकि दोपहर में सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो सबसे छोटी परछाई बनती है, और सूर्योदय एंड सूर्यास्त सनसेट एंड सनराइज के टाइम में वो हमसे दूर चला जाता है तो हमारी बड़ी परछाई बनती है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब देखिए जैसे ग्रीनिच है उसको हमने प्राइम मेरिडियन माना था, ठीक है, कि भाई उसी को हम समय का पता लगाने के लिए वो करेंगे, मेन पॉइंट मानेंगे जो ग्रीनिच से जाती है। तो जो उसके आसपास का एरिया होगा वहां पे उस टाइम क्या होगी, जब उसके ऊपर सूरज चमकेगा तो दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, हमारा सूरज हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो जैसे देखिए सूरज तो हमारा चक्कर नहीं लगा रहा, हम सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमारा जो सनसेट एंड सनराइज है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। उनका अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। तो देखिए जैसे आपने प्लस और माइनस का टाइम जोन देखा होगा अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां भी देखा है। तो जैसे हम जो भारत है वो प्लस 5:30 के टाइम जोन में आता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो ग्रीनिच वाला जो है, जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वहां से हमारा टाइम अगर वहां पे सुबह 12 बजे हैं तो हमारे 5:30 बजेंगे, मतलब हम 5:30 घंटे उनसे आगे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर उसके जो पीछे का एरिया है, जैसे हम्म, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो जो एरिया है वो उसका टाइम पीछे चलता है, ठीक है, क्योंकि हम उसके पूर्व में स्थित है, वो सारे के सारे उसके पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में पीछे होगा और पूर्व में टाइम आगे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो देखिए जो सबसे छोटा मान है ये आ गया, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगे तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लग गए। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर वहां पे सॉरी 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 5:30 हो जाते हैं। क्यों? हम 5:30 घंटे आगे हैं। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो ठीक है, जैसे जैसे ग्रीनिच से हम आगे चलते जाएंगे तो जो पूरा एक चक्कर काटने के बाद में जो 180 डिग्री पे जो होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रात के 12 बजे होंगे, क्योंकि अगर वहां दिन के 12 बजे हैं तो वहां पे रात के 12 बजे होंगे। क्योंकि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उसमें घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखा गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं ये अब देखिए, जैसे हम एक
हमारा जो टाइम जोन है वो हम क्यों निर्धारित करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, तो ये यहाँ समझाया गया है। अलग-अलग यामों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। क्यों? क्योंकि भारत में भी तो मतलब अगर भारत जितना बड़ा है तो उसमें भी तो अलग-अलग वो टाइम ज़ोन्स आ जाते हैं ना, या देशांतर रेखाएँ गुजरती हैं भारत से, ऐसा तो है नहीं कि भई एक ही देशांतर रेखा गुजरती है। तो जो मानक देशांतर रेखा है उसको मान लिया जाता है, फिर उसी के हिसाब से टाइम को डिसाइड किया जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, ये जो है तो ये कौन से एरिया से जा रही है, ये ऑलमोस्ट भारत के बीचों बीच से जाती है। तो सॉरी, तो इसको हमने क्या मान लिया, मानक को मान लिया, मानक यामोत्तर मान लिया। ठीक है, अब भारत में जो है इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। आपने बहुत सी जगह ये नाम लिखा हुआ देखा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलम से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो देखिए ये तो हम अ, अपने स्तर पे पता लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। जो ग्रीनिच रेखा है उसके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ लंदन का समय ग्रीनिच में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। देखिए मैंने वो बताया था ना, तो 5.5 घंटे का जो टाइम जोन है, तो वो सारा का सारा क्या है, वो भारत पे लागू होता है, क्योंकि हम जो ग्रीनिच है उससे 5.5 घंटे आगे हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। अब देखिए कुछ देश ना साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक से अधिक मानक समय अपनाना पड़ता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा देश है एक मानक समय पे चलेगा तो दिक्कत तो हो सकती है। तो उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। देखिए रूस सबसे बड़ा देश आपको पता है, तो वहाँ पे क्या किया गया है, 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो अगर 11 तक को अपनाया गया है तो लगभग लगभग जो रूस है वो 161 डिग्री तक, सॉरी 165 डिग्री तक फैला हुआ है, क्योंकि 11 मानक समय है और 15 डिग्री एक में आता है, तो 165 डिग्री के आसपास के क्षेत्र को घेरता है। तो इतना बड़ा देश है, तो इसलिए वहां पे एक से अधिक मानक समय को अपनाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो ये देखिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको नहीं आ पा रहे हैं अभी तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और क्या मेरे से कमी रही वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने छोटे बड़े भाई बहन से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।